अकेले घूमते हुए। अरे हो रहा है। अरे आवाज आ रही। ये कहाँ? हाँ कहाँ? अरे इधर हम लोग गायब हो गए थे। अरे यार तुम कहाँ चले गए थे? तुम लोग हद हो गई यार कसम एकदम से। पतला पतला रास्ता है, पता नहीं चल रहा पतला पतला रास्ता में 1 घंटे से परेशान घूम रहा हूँ। मुड़ कहाँ गए थे? पीछे पीछे तो आ रहे थे। सर पता ही नहीं पड़ी इसमें। पता नहीं पड़ी? हाँ। क्यों? ऐसी गली वली सी बनी हुई है। हाँ गली तो बनी हुई है मेरे भाई, लेकिन कम से कम देखते तो सही कहाँ पर हैं। मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ, चीख चीख के मेरा गला फट गया। पानी दो प्लीज, पानी दो, पानी दो, पानी दो, बैठ जाओ। एक दूसरे को सामने देखकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर हम बीहड़ से तुरंत रुखसत हो लिए। समझ गए कि बीहड़ में और रुके तो शायद दोबारा फिर न मिल पाए। अब हम चंबल नदी के उस किनारे जा रहे थे जो रात गुजारने के लिए चुना गया था। काफी जांच पड़ताल के बाद हमने ये किनारा चुना। बोट हमें छोड़कर चली गई। रात में रुकने का चैलेंज हमारा था। नाव वालों को अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी, रुकने का इंतजाम खुद करना था। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज डूबने के बहुत करीब है और टेंट जहाँ लगाना था वहाँ पता नहीं कहाँ लगा नहीं लगा। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। अब करना ये पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ अर्थियाँ वगैरह जलाई जाती हैं तो लकड़ियाँ तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जैसे ये बांस कटा हुआ पड़ा है, अगर मैं ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ तो हो सकता है कि इनसे कुछ अपने रहने लायक बना पाऊँ। चलिए कोशिश करते हैं। आइए पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं, जितनी लकड़ी मिल जाए उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। किसी तरह सिर ढकने का इंतजाम तो हो गया। अब एक और अहम काम बाकी था। आग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कुछ सेफ्टी के लिए भी। यहाँ पे आपने देखा ही है कि किस तरह से मगरमच्छ हैं और घड़ियाल हैं। घड़ियाल से तो ख़तरा नहीं है बट मगरमच्छ अटैक कर सकते हैं। तो थोड़ा आग का इंतज़ाम कर लेते हैं। लकड़ी बीन के लानी पड़ेगी, इधर उधर जाके देखते हैं सूखी लकड़ी मिल जाएगी तो वो ला के आग जलाते हैं, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओह गॉड, फाइनली वक्त आ गया कि आग हमने जला ली है। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ठंड की। इस कदर ठंड हो गई थी कि अब बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब आग जला लेनी चाहिए और ये लकड़ी वगैरह मिल गई तो उससे काम बन गया। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बीहड़ के 24 घंटे दिखाऊँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से बीहड़ में 24 घंटे बिताए जा सकते हैं। फिल्मों के तो आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे जो बिल्कुल असली है, जो आपके सामने घट रहा है इस वक्त। बगल में चंबल नदी, उसमें तैरते सैकड़ों मगरमच्छ, चारों तरफ बीहड़ का सन्नाटा और सुरक्षा के नाम पर केवल आग और छोटा टेंट। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये एक चुनौती थी जिसे हमने स्वीकार किया था। आज जो कुछ हमारे साथ हुआ वही इतना शॉकिंग था कि उसको रिकलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शुक्र है कि हम सब लोग ठीक हैं, सेफ हैं और बस अभी किसी तरह से अगले 6-7 घंटे बीत जाए, थोड़ी रोशनी हो जाए तो हमारी बोट भी आ जाएगी। रात गुजरती जा रही थी।
कभी नदी से छपाक की आवाज आए तो कभी बीहड़ की तरफ से जानवरों की। मैं जहाँ हूँ बिल्कुल मेरे पीछे बीहड़ है। इसी रास्ते से निकलकर मैं बाहर आया था और ये सारा जो है ये पूरा बीहड़ का इलाका है। ये वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़ टीले वो सब कुछ वैसा ही है। बस वही है कि जाना नहीं है अंदर, इस वक्त अंदर नहीं जाना है, क्योंकि जो शाम में हुआ था उसके बाद मैं कदम नहीं रखूँगा अंदर किसी भी कीमत पे। पता नहीं क्यों मैं शहर देखने आ गया। आइए वापस चलते। आवाज सुनकर बीहड़ में जाना मतलब मौत को दावत देना। नदी का रुख करना मतलब मगरमच्छ का निवाला बनना। लिहाजा चुपचाप आग के सामने टेंट में रहना ही समझदारी है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जैकेट होने के बावजूद भी बार बार ऐसा लग रहा है कि पैरों को समेटें किस तरह से करें। तो फाइनली वो आग ही है जिसके पास जाके थोड़ा सुकून मिलता है और फिर वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब हम सो पाएंगे। अब बस इंतज़ार करते हैं कि किस वक्त सुबह होगी और हमारी जो बोट है वो आएगी। लगा कुछ अनहोनी होगी। सोचा था रात में रेत पर रेंगते मगरमच्छ दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुबह हो गई। तो आइए चलते हैं और अब इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था। किस तरह से हमने किया, थोड़ा सा बोट स्टार्ट कर लें और बोट आ गई है तो जाने का वक्त भी आ गया है। मुझे यकीन है कि आपको भी एक नया इंसाइट मिला होगा। फिल्मों में जो आज तक आपने बीहड़ जो चंबल देखा उससे बहुत डिफरेंट, ये बहुत ही अलग दुनिया है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है और बिल्कुल झुरमुट हुआ है। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है, लेकिन सही वक्त पे ये लोग आ गए हैं। चल रहा हूँ मैं। चंबल में 24 घंटे गुजारने के बाद हमारी टीम लौट गई, लेकिन एक सबक के साथ। भले ही ये नदी अब बागियों को शरण नहीं देती, भले ही बीहड़ में अब बंदूकें नहीं लहराती, लेकिन खौफ का साया आज भी मंडराता है। यहां से गुजरते वक्त रोंगटे अब भी खड़े होते हैं। शायद इसी का नाम चंबल है। हमारा मकसद था 24 घंटे चंबल में गुजारना, वहां के रहस्यों को दुनिया के सामने लाना, आज के बीहड़ की तस्वीरों को कैमरे में कैद करना। वो सब तो हमने आपको दिखा दिया। जो हमें समझ में आया वो ये कि आज भी चंबल और बीहड़ अपनी गोद में ऐसे कई रहस्यों को समेटे बैठे हैं जो आम लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाद। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृतकाल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में
अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है।
नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी।
very warm welcome to Mission Swachhta or Pani Special on this Menstrual Hygiene Day. I'm Maria Shakil. Today we put the spotlight on a heartbreaking reality. Girls dropping out of school due to lack of clean toilets. Imagine having to choose between attending school or maintaining hygiene during something as natural as having your period. Over the next half hour, we will talk to domain experts, health professionals, and social activists who are working tirelessly to address this massive crisis. But before that, here's a look at why menstrual hygiene management is a critical issue that needs to be brought to the forefront. भारत में हर 5 में से एक लड़की को साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीज की कमी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वच्छ टॉयलेट्स की कमी से बीमारी, दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है और पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, जो अक्सर उन्हें कामकाज छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। भारत में पीरियड्स के दौरान साफ सफाई में सुधार लाने में अहम भूमिका निभा रहा है हार्पिक, जो कि शौचालय की देखभाल में भारत का अग्रणी ब्रांड है। मिशन स्वच्छता और पानी के जरिए न्यूज 18 और हार्पिक खास तौर से स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच की वकालत कर रहे हैं। स्वच्छता मिशन में रिकेट के साथ काफी समय से जुड़ा है PVR नेस्ट, जिसने पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं। ये पूरी राष्ट्रीय राजधानी में फ्री टू यूज टॉयलेट्स हैं, जो महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। ग्रामालय के साथ साझेदारी में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जैसी पहल के माध्यम से रिकेट देश भर में पीरियड से जुड़ी साफ सफाई को बढ़ावा दे रहा है और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है जहां महिलाएं और लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान गरिमा के साथ जिंदगी जीने में सक्षम हों। Let me bring in my guests now. Ravi Bhatnagar, Director External Affairs and Partnerships SOA from Reckitt. Dr. Naina Lal Kidwai, Chair of India Sanitation Coalition. Padma Shri S. Damodaran, founder of Gramalaya. Dr. Anjali Kumar, founder of Maitri and Director Gynecology at CK Birla Hospital. We also have Ananya Malde, a young menstruation activist and founder of Project Pragati. Thank you so much for joining us. And let me go straight to Ravi Bhatnagar. Ravi, Reckitt has been working relentlessly in the menstrual hygiene space, and especially your partnership with Gramalaya. Take us through the highlights and what is the larger vision going ahead? First of all, thank you so much, Maria, and thank you, Network 18, for having me here and having the conversation on the menstrual health and menstrual hygiene. Reckitt, through the brand Harpic, has been supporting, the Menstrual Summit for India, and we have curated the second season a few months back with Gramalaya, which is a national level organization, which is basically anchored by Sai Damodaran, who also received the Padma Shri for his work in the sanitation space. So we curated the biggest event on the menstrual health and menstrual hygiene, and the inspiration comes from our programs, which reach out to around 24 million school kids across India. When we were introducing, the chapters and the curriculum on hygiene, one of the fundamental questions which came from the girls in the school is, what's there for us? What are you doing with us? Okay, you are giving us soaps, you are giving us the education on hygiene, but hygiene should be looked comprehensively. And we deep dived with the girls, various set of girls of various age groups. One thing came out very interestingly, like they said, Raviji, this is a time for action on the menstrual health management. And, even, the emergencies or the pandemics, they will not wait for the periods. And, why period-friendly toilet matter? So these were the conversations which got triggered during some of our assessments in the schools. I'm very sure, like in the times to come, when we reach to the schools through the Swachh education, which happens through the Harpic Mission Swachhta and Pani, we will be focusing more on this aspect. And when this year we have promised to reach to 15 million school kids with our sanitation curriculum,
which is a comprehensive curriculum, which also has a very, very deep, conversation on and around Swachhta. Swachhta also includes mensuration. So we'll be hearing more from the fields, and we will be launching, this whole curriculum what we have curated for all the schools in India with the Network 18 soon. Ravi, you made a very interesting point about one conversation leading to change. And that's where Damodaran ji perhaps comes in. Damodaran ji, you have devoted your entire life towards promoting household toilet facilities for the rural and urban poor. Please outline why a clean toilet is absolutely critical in ensuring health, dignity for women, especially during their menstruation. Gramalia has been associating with central government's sanitation program over the past 4 decades, but we never come across menstrual hygiene as our major agenda, as a focus area in our intervention program. Only in the late 2010, we come across that menstrual hygiene management also is very, very important subject to be focused on. Whenever we used to see the schools, either it may be in Tamil Nadu or Karnataka or in Andhra Pradesh, we come across many of the adolescent girls studying in the schools are going back to their school home during school hours if they are menstruating on the day to change their sanitary napkins. And the toilet blocks in the schools are not well maintained. No water facilities, hand washing facilities, and no privacy for the adolescent girls to change their sanitary napkins as well as dispose it in a safe way. We developed our own intervention strategies after discussing with the women in the rural areas, adolescent girls in the schools, and other thought leaders about what should be done in the menstrual hygiene aspects. But many of the women, when we interacted in the rural areas, they were telling this is the first time they come across that menstrual hygiene, a matter discussed with them. So only after that we have developed a curriculum for school menstrual hygiene management curriculum. I'm going to take this forward because the question here is that is it one size fits all, or does it actually mean that curriculum will be based on particular locations, particular areas? And before I bring in Dr. Anjali, I want to understand from you, Ravi. Clean toilets are a big factor, almost a driving factor for girls to step out of their homes for education. We do know that girls drop out of schools only because there are no clean toilets, and they feel that during menstruation they'll be compromised if they step out. There is a great degree of stigma that is attached to conversations. When you talk about these partnership programs that you're running for the education of girls, what is this curriculum in particular? Help us understand. Will it be one curriculum in all schools across India, or depending on how the terrain is, it will be different? Thank you, Maria. This is a very, very interesting question. The whole philosophy of creating the curriculum is to make it more culturally relevant, culturally adaptive, and one size don't fit all, right? Our vision for 2030 is we are seeing a world where no woman or girl is held back because she menstruates, where everyone can access the menstrual products of their choice. Period stigma is a history. Everyone has basic information about menstruation and how to manage it. Everyone has access to period-friendly sanitation facilities. Hence, we have partners like Gramalia who have very rich experience on working on the subjects like this. Also, we also think like the information and the curriculum and the delivery mechanism should be science-based and should be science-led. Like we are coming up with a very interesting character of KK Kitanu, which we will be launching with Network 18 soon. And the second interesting nudge what we are using here is something called Neela Jadugar. So we are coming up with a very, very small short stories. We're coming with the STEM education tools for the girls so that they own this whole agenda. They are in the driving seat. Naina ji,
As a prominent advocate of women's rights and menstrual hygiene, what do you believe are the most pressing challenges that women and girls face when it comes to menstruation hygiene in India? So the first and the biggest challenge was, of course, access to toilets, particularly given the period over which a young girl is menstruating. To have access to girls' toilets where she can go is critical. And all analysis showed that young girls over the time when they were menstruating were dropping out of school, dropping out of class because of not having the privacy and access to a toilet which they could then access. Let me bring in Dr. Anjali. Dr. Anjali, the fact is that millions of girls in India still drop out of school due to lack of proper menstrual hygiene management facilities. Please outline the grave impact and health implications that the lack of access to clean toilets, water and sanitation have on young girls when they menstruate. I know of so many people, so many girls who don't go to the school because they are scared that where would they change, how would they get water, how would they wash their hands. And I'm sure everyone knows that what is the impact of a menstrual hygiene or the lack of menstrual hygiene in a woman. I mean, starting from a simple thing that a dirty pad or maybe use of old rags or newspaper can lead to ascending infections into the vagina. And we are not just talking about the short-term problems, which means at that point of time she gets a vaginal infection. We are talking about the reproductive potential of that girl later on. In case she gets some infections, she's going to develop some adhesions, she will have chronic pain in the abdomen, she might have infertility, she might have ectopic pregnancy. So the ramification of a bad, or a compromised menstrual health could be many. Ananya, as a young activist of just 16 years, in fact, you started Project Pragati at the age of 14 and have been spreading awareness on menstruation to school-going girls. Tell us more about this. When I found out about this problem of menstruation and the lack of menstrual awareness, especially in rural areas, I felt like I had to do something about it. And I actually read this statistic online that said that 23 million girls in India drop out of school every single year when they start menstruating. And to me, menstruation has always been just a very natural, normal process which happens to everyone. So when I found out that such a natural process can be such a big hindrance in people's lives, that's when, this topic really spoke to me. And in fact, I'm from Gujarat, and in Kutch in Gujarat, I met a young girl called Saraswati. And I was speaking to her about the issues regarding menstruation that she faces in her home. And she was telling me that it's not at all easy for her to be a young girl who is menstruating. And she is only in 6th grade right now. So she told me that she cannot enter the kitchen. She cannot even touch her parents. She cannot enter her bedroom. She would have to sleep outside in a common area, all when she was on her period. And, this was just such a young girl who was maybe 10 or 11 years old. And the fact that she has to go through such hardships in her life just because of this natural process, that's when I decided that I would have to do something about this. On that note, we are slipping into a short break. We'll be back with lots more on this special episode of Mission Swachhta Aur Pani. भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज
तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवावडथुरई आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यता Welcome back to this very special episode of Mission Swachhta aur Pani on the occasion of Menstrual Hygiene Day. We have a very special panel today. Damodaran ji, let me take that thought, because you are one of the partners of Reckitt and have been working in the area of menstrual hygiene management, impacting adolescent girls studying in schools and women in rural areas. Please highlight some of the key initiatives that have been undertaken by you. We have been advocating for eco-friendly menstrual hygiene products, particularly the reusable and washable cloth pads, the tampons, also the menstrual cups in the rural areas. But the women and adolescent girls are particularly interested in using the washable and reusable cloth pads in the rural areas. They could even spend money for that, even if it is a little costlier, but they could able to use the washable cloth pads for nearly 2 years, so that they can save some money out of while they are purchasing for sanitary napkins in the commercial shops. They know the value of using eco-friendly cloth pads. What we have done in some of the districts in Tamil Nadu, in Pudukkottai district, more than 100 villages now have become 100% reusable, washable cloth pad using menstruating women and adolescent girls in these villages. Ravi, a final thought. It's about these conversations which have to have men on board. It's not just about women talking about it. It's about normalizing these conversations. When you talk about a curriculum, and you clearly have plans, you have displayed some interesting characters to take that message forward. Will this curriculum be age specific? Definitely, like we are reaching out to the parents and we are seeking the consent, and we are trying to understand when they want their kids to be exposed to the curriculum like this. But
what, in a nutshell, I will say, what we are seeking or what we can do together is to talk about the subject, support the subject, and celebrate menstruation rather than seeing it as a taboo. Nowadays, particularly, we are talking about the D&I and diversity and inclusion, and our own Prime Minister is the biggest advocate for the same. I will just give you a very small example of his Australia visit recently. When he was doing a lot of meetings, one of the guys who also is in the WTO Hall of Fame with me, his name is Mark Bala. So Prime Minister met him, and this gentleman from Australia gave him a book called Toilet Warrior, where Reckitt's work and my work is also featured. And your Prime Minister was so happy to see it, and he called his official photographer to click him with this book. And this book is all about the toilet warrior stories. These warrior stories also talk a lot about the stories of cleaner toilets, the need of the toilets, of the pink toilets, and many other aspects. And definitely Mind Journey, along with Mark Bala, along with Jackson, and along with one more person. Her name is Rose George. We are the three recipients of the Hall of Fame for the World Toilet Summit in Melbourne. For the moment, I must congratulate you for being in the Hall of Fame and, of course, taking this conversation forward. Because, Ravi, you have certainly emerged, Reckitt, and you have emerged as the primary stakeholder in the entire journey. So, congratulations and thank you. Ananya, you have drafted a menstrual health curriculum for girls. We would want to know more about this. I decided to make my own menstrual curriculum after speaking to some experts in the field. And I crafted my own curriculum, which was personal to the girls there, as well as it covered all the necessary topics in a very easy to understand manner. And it was in Gujarat. The first main topic was about puberty and about, their period and the biological aspects that are behind it, because they're often not taught that in schools. And I feel that the only way to remove this taboo around menstruation is to talk about it and to educate people on it so that they see it's such a natural process. And in many schools, I even found out that there was a big problem of disposal of sanitary pads. So I added that into my curriculum as well, how to safely dispose of sanitary pads. And I also got incinerators installed in 2 schools there so that, these girls, while they're at school, they can dispose of their sanitary napkins in a safe manner. Menstrual hygiene education, ma'am, plays a crucial role in empowering girls and women to manage their periods safely. How can we integrate comprehensive menstrual health education into school curriculum and community programs? I think it's about education. So it can, in a curriculum, it enables boys and girls to really understand what it's about, why it's an important and natural part of a cycle, and to just make it commonplace. It's not something to hide and to run away from. When you're trying to look at elements of social change, I think all our traditional tools, which included the local nookers, the street plays, and jingles and songs, and awareness through that. And these were some very important communication techniques that were used right through the Swachh Bharat mission, whether it was a hand washing agenda or encouraging people to go to toilets. So using these same tools or in the same messaging, including some of the menstrual hygiene factors, becomes important. Let me bring Dr. Anjali quickly on this. Dr. Anjali, girls in India tend to miss schools for almost like 6 to 7 days in a month because of menstruation. On the occasion of Menstrual Hygiene Day, where the theme is making menstruation a normal fact of life by 2030, what would be your appeal to the society at large? So my appeal to the society and most of women would be, number one, be proud of the fact that you are having a period. This is something which is not to be ashamed of. It's absolutely normal. In fact, having a period talks about your ability to procreate, to give life. So be proud of that. A big thank you to all our panelists for this really insightful conversation. And with that,
we have come to the end of the Menstrual Hygiene Day special of Mission Swachhta aur Pani. Thanks so much for watching. तंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती है। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि
का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसा शख्स जिसके बयानों की चर्चा लगातार जोरों शोरों से की जा रही है। देश के कोने कोने से लोग जो है उनके बयानों पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनके समर्थन में है, कोई उनके विरोध में है। हम लगातार चर्चा करें बागेश्वर बाबा की। बागेश्वर बाबा बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के दौरे पर है और पीछे की तस्वीरें दरअसल आप जो देख पा रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद बाबा बागेश्वर अहमदाबाद की धरती पर पहुंच जाएंगे। ये वही अहमदाबाद है जहां पर कल जो है देर रात यहां पर बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। लेकिन अब आप समझिए कि आखिर पिछले 24 घंटे में जो है क्या कुछ हुआ है। पिछले 24 घंटे में सूरत की धरती से जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने इस बार लव जिहाद का भी जिक्र कर दिया। लव जिहाद को लेकर उन्होंने लड़कियों से कहा कि बचने की हिदायत दी है। साथ ही ये कहा कि लव जिहाद हमारे देश में एक कीड़े की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है और उसे रोकने की बहुत जरूरत आन पड़ी है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि आखिर सूरत के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के साथ साथ लव जिहाद और आखिर किन किन मुद्दों पर अपनी बातचीत की। एक रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सूरत में 2 दिन तक बाबा बागेश्वर का दरबार सजा। लाखों का मजमा बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा। रात से लेकर सुबह तक होटल के बाहर धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग कतार लगाए खड़े रहे। बाबा को सुनने का जुनून ऐसा कि लाखों लोगों की क्षमता वाला पंडाल भी कम पड़ने लगा। सूरत में दूसरे दिन लगे दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से वचन लिया कि उन्हें दान नहीं, सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र दे दो। उन्हें सिर्फ उसकी ही चाह है। हमको अगर तुम्हें दान देना ही है तो सूरत के पागलों, जब जब हिंदू की बात आवे अपने घर से बाहर निकल करके हमारा साथ दे देना। हमारे मन में एक ही कल्पना दिन न रात है। कहरवा तो श्री हनुमान जी रहे, मन में एक ही कल्पना है, बस हमारा सनातन सुरक्षित और संरक्षित हो जाए। इसके बाद भले ही प्राण निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने हिंदू राष्ट्र की मांग को ही नहीं दोहराया, बल्कि इस वजह को भी साफ किया कि आखिर सनातन को हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है, क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी रामचरितमानस को कोई ना फाड़े। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। अपनी हर सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक होने की अपील की, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश का दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने यही दोहराया है, लेकिन सूरत की सभा में उन्होंने दावा कर दिया कि अब हिंदू एक हो चुका है। नजारा आप देख रहे हैं सनातन धर्म के लिए। हमें ऐसा लग रहा, अब तक हम कहते थे कि हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन अब सूरत में लग रहा है कि हिंदू एक होकर के बैठ गए हैं। क्या जात, क्या पात, क्या अमीर, क्या गरीब, धन्य है आपकी श्रद्धा। हम तो गदगद हैं और सूरत का यह ऋण कभी नहीं चुकाएंगे। बाबा बागेश्वर के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन भारत में हिंदू माथे पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलेगा, उसी दिन भारत पूरी तरह से सनातन वाला राष्ट्र हो जाएगा। सूरत के लोगों से उन्होंने एक होने का भी वचन लिया। हम सूरत के पागलों तुम्हें हनुमान जी के बल इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हारे इष्ट हनुमान में इतना बल है तो तुम हिंदू एक हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नाचने लगेगी। क्योंकि अब भगवान कृष्ण की बंसी वाली कथा से ज्यादा काम नहीं होना है। अब तो वीर बजरंगबली की मुगदर से काम होना है। हाँ, क्यों? अब तो मुगदर का काम है। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सूरत में आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका है और अब पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या लगता है कब तक भारत जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जिस दिन आप लोग चाहें। सर आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक पंथ जो है वो एकजुट होता है, लेकिन दूसरा पंथ नहीं। सूरत के बाद अब बाबा बागेश्वर का दरबार अहमदाबाद में सजने वाला है, जहां दरबार की तैयारियां जारी हैं।
तो जैसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से ये कहा गया कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, दूसरी तरफ जैसे ही बाबा ने कहा कि देखिए हिंदुस्तान क्या, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसके बाद लगातार सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि देखिए हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच में सूरत के मंच से बाबा बागेश्वर ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। सुनिए क्या कुछ कहा। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। किसी भी पार्टी से ना जुड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की।